इस कोर्स में एआई वर्कलोड्स के लिए कोटा मैनेजमेंट, रेट लिमिटिंग और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के डिफरेंट लेयर्स को समझाया गया है। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम सीखेंगे कि एआई सिस्टम्स में कोटा, स्केलिंग, रेट लिमिट्स और कॉस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है। जब आप एज्योर पर कोई एआई मॉडल या एजेंट डिप्लॉय करते हैं तो वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एज्योर दो अहम मेट्रिक्स पर कोटा लगाता है, टोकन्स पर मिनट यानी टीपीएम और रिक्वेस्ट्स पर मिनट यानी आरपीएम। टोकन असल में शब्दों के छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें मॉडल प्रोसेस करता है। जब आप मॉडल डिप्लॉय करते हैं तो आपको एक टीपीएम लिमिट असाइन की जाती है। अगर आपके यूजर्स 1 मिनट में उस लिमिट से ज्यादा टोकन्स प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम उन्हें ब्लॉक कर देगा। ये कोटा मैकेनिज्म बहुत जरूरी है क्योंकि ये नॉइजी नेबर प्रॉब्लम को रोकता है और आपके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रैश होने से बचाता है। एक एआई इंजीनियर के तौर पर आपको हमेशा अपनी रीजन की अवेलेबिलिटी और कोटा लिमिट्स को मॉनिटर करना चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा ट्रैफिक हैंडल करता है तो आपको पहले से ही कोटा इंक्रीज की रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है ताकि प्रोडक्शन में कोई बॉटलनेक ना आए। इस पाइथन स्निपेट में हम अपनी डिप्लॉयमेंट का करंट कोटा यूसेज चेक कर रहे हैं। हम डिप्लॉयमेंट क्लाइंट का इस्तेमाल करके गेट यूसेज मेथड को कॉल करते हैं। ये हमें बताता है कि हमारे GPT-4 डिप्लॉय मॉडल ने अभी तक कितने टोकन्स पर मिनट कंज्यूम किए हैं और हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इस डेटा को लगातार मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। आप इस डेटा को एज्योर मॉनिटर के साथ लिंक कर सकते हैं ताकि जब आपका टीपीएम यूसेज लिमिट की 80% के करीब पहुंचे तो आपको ऑटोमेटिकली एक अलर्ट मिल जाए और आप समय रहते अपने रिसोर्सेज को स्केल अप कर सकें। ये प्रोसेस डायग्राम कोटा चेक की फ्लो को दिखाता है। यूजर रिक्वेस्ट सबसे पहले कोटा चेकर के पास जाती हैं। अगर ट्रैफिक लिमिट के अंदर है तो टोकन्स प्रोसेस होकर रिस्पॉन्स मिल जाता है, लेकिन अगर ट्रैफिक लिमिट से ज्यादा है तो सिस्टम रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करके 429 एरर रिटर्न कर देता है। जब आपके एआई सिस्टम का ट्रैफिक अचानक से बढ़ जाता है और वो असाइंड कोटा को क्रॉस कर जाता है तो अज्योर एपीआई आपको एक एरर रिटर्न करता है जिसे HTTP 429 टू मेनी रिक्वेस्ट्स कहते हैं। ये रेट लिमिटिंग का स्टैंडर्ड तरीका है। अगर आपका एप्लीकेशन इस एरर को सही से हैंडल नहीं करेगा तो यूजर एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाएगा। इसे ग्रेसफुली हैंडल करने के लिए हम अपने कोड में एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ नाम का रीट्राई लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर रिक्वेस्ट फेल हो जाती है तो सिस्टम तुरंत दोबारा ट्राई नहीं करता बल्कि कुछ सेकंड्स का वेट करता है। अगर दूसरी बार भी फेल होता है तो वेटिंग टाइम दुगना हो जाता है। इसके साथ ही हम सर्किट ब्रेकर पैटर्न का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर बैकएंड मॉडल लगातार एरर दे रहा है तो सर्किट ब्रेकर कुछ समय के लिए सभी रिक्वेस्ट्स को ब्लॉक कर देता है ताकि सिस्टम को रिकवर होने का टाइम मिल सके। ये रिजिलिएंट आर्किटेक्चर डिजाइन करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे आपका एआई एजेंट हाई लोड में भी स्टेबल रहता है। इस कोड में एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ रीट्राई लॉजिक का बेसिक इंप्लीमेंटेशन दिखाया गया है। हमने एक फंक्शन बनाया है जो एआई एपीआई को कॉल करता है। अगर हमें रेट लिमिट एरर मिलती है तो एक्सेप्शन ब्लॉक एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ हम वेट टाइम को 2 की पावर अटेम्प्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें थोड़ा रैंडम जिटर ऐड कर रहे हैं ताकि कई रिक्वेस्ट्स एक ही समय पर रीट्राई ना करें। इसके बाद हम टाइम डॉट स्लीप से प्रोसेस को रोक देते हैं और फिर दोबारा लूप रन होता है। इस तरह का लॉजिक हर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में होना चाहिए जो क्लाउड एपीआई पर निर्भर करता है ताकि सिस्टम बिना क्रैश हुए लोड स्पाइक्स को हैंडल कर सके। ये सीक्वेंस डायग्राम एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ को विजुअलाइज करता है। ऐप पहले एपीआई को रिक्वेस्ट करता है और उसे 429 रेट लिमिट एरर मिलता है। ऐप तुरंत घबराने की बजाय 2 सेकंड वेट करता है और फिर रीट्राई करता है। दूसरी बार जब लोड कम हो जाता है तो उसे 200 सक्सेस रिस्पॉन्स मिल जाता है। स्केलिंग को सही तरीके से मैनेज करने के लिए आपको अपने डिप्लॉयमेंट टियर्स को समझना होगा। एज्योर में मुख्य रूप से 2 डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस होते हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड और प्रोविजन्ड थ्रूपुट यूनिट्स यानी PTU। अगर आपके एआई एजेंट का ट्रैफिक अनप्रिडिक्टेबल है, कभी बहुत ज्यादा और कभी बिल्कुल नहीं, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट है। इसमें आप जितना यूज करते हैं उतने का ही पे करते हैं, लेकिन अगर नेटवर्क पर लोड बहुत ज्यादा है तो आपको लेटेंसी फील हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आपका एंटरप्राइज एप्लीकेशन एक क्रिटिकल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में है जहां आपको हमेशा फास्ट और गारंटीड रिस्पॉन्स चाहिए, तब आप PTU का चुनाव करते हैं। PTU में आप एज्योर से डेडिकेटेड कैपेसिटी रिजर्व कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि वो हार्डवेयर सिर्फ आपके लिए काम कर रहा है। जब ट्रैफिक हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हम लोड बैलेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम एक ही मॉडल को अलग अलग रीजन्स में डिप्लॉय कर देते हैं और एज्योर एपीआई मैनेजमेंट के जरिए ट्रैफिक को राउट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आपके सिस्टम को हाईली अवेलेबल बनाती है।
ये YAML कॉन्फ़िगरेशन एक सूडो कोड है जो दिखाता है कि हम मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट्स में लोड बैलेंसिंग कैसे सेटअप कर सकते हैं। यहाँ हमने एक बैकएंड पूल डिफाइन किया है जिसमें दो अलग अलग एंड पॉइंट्स हैं, एक ईस्ट यूएस में और एक वेस्ट यूएस में। दोनों का वेट बराबर रखा गया है। जब भी यूजर का एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजता है तो एपीआई गेटवे उस रिक्वेस्ट को दोनों रीजन्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर ईस्ट यूएस में आपका कोटा खत्म हो गया है या कोई रेट लिमिटिंग हिट हो रही है तो सारा नया ट्रैफिक ऑटोमेटिकली वेस्ट यूएस में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बनी रहेगी। इस आर्किटेक्चर डायग्राम में लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म को दिखाया गया है। एपीआई गेटवे ट्रैफिक को रिसीव करके उसे ईस्ट यूएस और वेस्ट यूएस की स्टैंडर्ड रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। साथ ही क्रिटिकल टास्क के लिए एक डेडिकेटेड पीटीयू एंडपॉइंट भी कनेक्टेड है जो एजेंट प्रोसेस तक डेटा पहुंचाता है। मॉडल को स्केल करने के साथ साथ आपको अपने एआई एजेंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ऑप्टिमाइज करना होता है। एजेंट सिर्फ मॉडल नहीं है, वो टूल्स को कॉल करता है, कॉन्टेक्स्ट याद रखता है और मल्टीपल स्टेप्स में काम करता है। जब बहुत सारे यूजर्स एक साथ आते हैं तो हर यूजर के लिए एक अलग थ्रेड और स्टेट क्रिएट होता है। आपको अपने एजेंट एग्जीक्यूटर को सर्वरलेस आर्किटेक्चर पर होस्ट करना चाहिए ताकि वो मेमोरी और कंप्यूट को डायनामिकली स्केल कर सके। इसके अलावा हर टास्क को रियल टाइम में करने की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए आपको हजारों पीडीएफ फाइल्स को प्रोसेस करके उनमें से डेटा निकालना है। अगर आप इसे स्टैंडर्ड एपीआई से करेंगे तो आप बहुत जल्दी रेट लिमिट्स को हिट कर जाएंगे। ऐसे नॉन अर्जेंट या लार्ज स्केल टास्क के लिए आपको डेटा जोन बैच डिप्लॉयमेंट का यूज करना चाहिए। बैच प्रोसेसिंग आपके डेटा को बैकग्राउंड में आराम से प्रोसेस करती है और वो भी बहुत कम कॉस्ट में। ये अप्रोच एजेंट वर्कलोड्स को डीकपल कर देती है और सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। इस कोड स्निपेट में हम एक लार्ज स्केल प्रोसेसिंग टास्क को डेटा जोन बैच एंड पॉइंट पर सबमिट कर रही हैं। हम क्रिएट जॉब फंक्शन को कॉल कर रही हैं और उसे उस फाइल का लिंक पास कर रही हैं जिसमें हमारी हजारों प्रॉम्प्ट्स मौजूद हैं। ये फंक्शन सिंक्रोनस तरीके से वेट नहीं करता, ये तुरंत एक जॉब आईडी रिटर्न कर देता है और प्रोसेसिंग बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाती है। ये स्केलिंग का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। जब हम हेवी डेटा लिफ्टिंग के लिए बैच प्रोसेसिंग का यूज करते हैं तो हमारी रियल टाइम चैट एजेंट्स के लिए कोटा और बैंडविड्थ फ्री हो जाते हैं, जिससे उनका रिस्पॉन्स टाइम फास्ट रहता है। ये फ्लोचार्ट एजेंट राउटिंग स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। एजेंट राउटर पहले चेक करता है कि टास्क किस टाइप का है। अगर अर्जेंट चैट है तो स्टैंडर्ड एपीआई के थ्रू तुरंत रिस्पांस दिया जाता है, लेकिन अगर कोई बल्क प्रोसेस है तो उसी बैच जॉब रूट पर भेज दिया जाता है, जहां रिजल्ट्स एसिंक्रोनस तरीके से स्टोर हो जाती हैं। एआई सॉल्यूशंस बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन अगर कॉस्ट को मॉनिटर ना किया जाए तो क्लाउड का बिल तेजी से बढ़ सकता है। कॉस्ट फुटप्रिंट को मैनेज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके टोकन्स कहाँ खर्च हो रहे हैं। सिर्फ मॉडल जेनरेशन ही नहीं, बल्कि जब एजेंट टूल्स को कॉल करता है या आरएजी पाइपलाइन से कॉन्टेक्स्ट फेच करता है, तब भी प्रॉम्प्ट साइज बढ़ता है और टोकन्स कंज्यूम होते हैं। कॉस्ट कंट्रोल करने की सबसे पहली स्ट्रैटेजी है सही मॉडल का चुनाव करना। हर काम के लिए आपको GPT-4 की जरूरत नहीं होती। छोटे और स्पेसिफिक टास्क्स के लिए आप स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स यानी SLMs जैसे कि Phi-3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफी सस्ते और तेज होते हैं। इसके साथ ही आपको एज़्योर कॉस्ट मैनेजमेंट में जाकर अपने एआई प्रोजेक्ट्स के लिए बजट्स और अलर्ट सेट करने चाहिए। आप टैग्स का इस्तेमाल करके ये ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा एजेंट या डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा कॉस्ट जनरेट कर रहा है। कॉस्ट विजिबिलिटी आपको सही आर्किटेक्चरल फैसले लेने में बहुत मदद करती है। इस पाइथन स्निपेट में हम एक सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन लॉजिक देख रहे हैं। जब यूजर की क्वेरी आती है तो हम पहले चेक करते हैं कि वो कितनी कॉम्प्लेक्स है। अगर वो एक सिंपल इंटेंट है, जैसे कि पासवर्ड रीसेट की जानकारी मांगना, तो हम उसे Phi-3 मिनी मॉडल पर राउट कर देते हैं, जिसकी टोकन कॉस्ट बहुत कम होती है। लेकिन अगर क्वेरी में कॉम्प्लेक्स रीजनिंग या डेटा एनालिसिस की जरूरत है, तब हम उसे महंगे और पावरफुल GPT-4 मॉडल के पास भेजते हैं। इस तरह की डायनामिक राउटिंग आपकी ओवरऑल क्लाउड बिल को 40 से 50% तक कम कर सकती है, बिना क्वालिटी से समझौता किए। ये डिसीजन ट्री कॉस्ट राउटिंग लॉजिक को एक्सप्लेन करता है। आने वाली क्वेरी की कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज की जाती है। सिंपल क्वेरीज को लो कॉस्ट SLM पर भेजा जाता है, जबकि कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को हाई कॉस्ट LLM पर भेजा जाता है, जिससे ओवरऑल बजट ऑप्टिमाइज रहता है। कोटा और कॉस्ट मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसे इफेक्टिव बनाने के लिए आपको अपने सिस्टम में ऑब्जर्वेबिलिटी सेटअप करनी होगी। आपको अपने एआई प्रोजेक्ट को एज़्योर मॉनिटर और एप्लीकेशन इनसाइट्स के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए, ताकि आप टोकन एनालिटिक्स और लेटेंसी का रियल टाइम डैशबोर्ड देख सके। एक और बेस्ट प्रैक्टिस है कैशिंग का इस्तेमाल करना। अगर कई यूजर्स बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि कंपनी की हॉलिडे पॉलिसी क्या है, तो हर बार मॉडल को कॉल करके टोकन्स खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप पहले रिस्पॉन्स को कैश में स्टोर कर सकते हैं और अगली बार सीधे वहीं से जवाब दे सकते हैं। इससे कॉस्ट तो बचती ही है, साथ ही रिस्पॉन्स टाइम भी 0 हो जाता है।
आपको अपनी टीम के साथ मिलकर कंटिन्यूअस कैपेसिटी प्लानिंग करनी चाहिए ताकि आप फ्यूचर लोड के लिए पहले से तैयार रहें। सही मैनेजमेंट से ही आप एक सस्टेनेबल एआई सॉल्यूशन चला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी AI 103 सर्टिफिकेशन की सॉलिड तैयारी के लिए quicktechie.com पर विजिट करें, जहां आपको प्रीमियम क्वेश्चन बैंक्स, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स मिलेंगे। इस कोड स्निपेट में हमने एक बहुत ही बेसिक इन मेमोरी कैशिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया है। जब भी कोई नया प्रॉम्प्ट आता है तो हम हैशलिप का इस्तेमाल करके उसका एक यूनिक हैश जनरेट करते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये हैश हमारे कैशे डिक्शनरी में पहले से मौजूद है। अगर हाँ, तो हम सीधी कैशे से रिस्पॉन्स रिटर्न कर देती हैं। इससे AI API को कॉल नहीं जाती, रेट लिमिट्स हिट नहीं होती और कॉस्ट जीरो रहती है। अगर हैश नहीं मिलता तभी हम मॉडल को कॉल करते हैं और उसकी रिस्पॉन्स को फ्यूचर यूज के लिए कैशे में सेव कर लेते हैं। एंटरप्राइज सिस्टम्स में हम इसके लिए रेडिस जैसी एडवांस्ड कैशिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्लो चार्ट कैशिंग फ्लो को विजुअलाइज करता है। यूजर रिक्वेस्ट आने पर सिस्टम पहले कैशे चेक करता है। अगर डेटा मिल गया हिट तो तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाता है। अगर नहीं मिला मिस तो AI API को कॉल किया जाता है। रिस्पॉन्स को कैशे में सेव किया जाता है और फिर यूजर को भेजा जाता है। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see this is are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper, it would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.